नमस्कार, मेरा नाम है सुमित लखोटिया और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पर हमारा खास प्रोग्राम कंज्यूमर इज किंग। अक्षय कुमार का एक गाना था, अगर आपको याद हो, जब वो नौकरी मिलेगी उसके बारे में बात कर रहा है। क्या होगा? बड़ा बंगला होगा, बड़ी गाड़ी होगी। खैर, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कॉलेज शुरू होने के पहले ही हम सपने देखने लगते हैं कि अपनी नौकरी कैसी होगी, और जब हम खुद कमाना शुरू करेंगे तो किस तरह की लाइफस्टाइल होगी हमारी, कैसा घर होगा, कैसी गाड़ी होगी, किन छुट्टियों पर कहां कहां जाएंगे हम। इन शॉर्ट, हमारी जिंदगी के बहुत सारी ख्वाहिशें हम अपनी नौकरी मिलने के लिए होल्ड करके रखते हैं। लेकिन इस नौकरी को हासिल करने में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो है हमारा रेज्यूमे या सीवी। मिलेनियल्स कहेंगे जमाना बदल चुका है भाई, और अब नौकरी सोशल मीडिया के जरिए मिलती है, सीवी या रेज्यूमे की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन क्या सच में ये बात सही है कि सोशल मीडिया और ने कहीं वास्तव में रेज्यूमे की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी ज़रूरत ख़त्म कर दी है? या फिर ओल्ड इज गोल्ड की तर्ज पर अभी भी रेज्यूमे मैटर करता है? अगर हाँ, तो किस तरह के रेज्यूमे को एम्प्लॉयर्स ज़्यादा महत्व देते हैं, और क्या खास होता है उन रेज्यूमेज में जो आपको हज़ारों लोगों के बीच में से अलग पहचान दिलाने में कामयाब होता है? इन सभी बातों पर आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे, और इस चर्चा के लिए हमारे साथ होंगी कथक मेहता, जो कि कम्युनिटी ऑप्स है अपना के साथ, और हमारे साथ है अंजलि रघुवंशी, जो रैंडस्टैड इंडिया के साथ चीफ पीपल्स ऑफिसर है। कथक, अंजलि, आप दोनों का स्वागत है हमारे इस शो में। कथक, आपसे पहले पूछना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, सीवी, रेज्यूमे, क्या ये अभी भी महत्वपूर्ण है आज के दौर में? बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से आपका सीवी या जो आपका रेज्यूमे होता है, वो आपका फर्स्ट टच पॉइंट होता है एम्प्लॉयर के साथ या एचआर के साथ, आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है, और ये आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल सकता है आपके लिए। उसके बाद आते हैं मे बी मोर डिटेल्स, इंटरव्यू राउंड्स एंड एवरीथिंग, पर ये आपका सबसे पहला टच पॉइंट होता है, इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी है। और इसमें आपने अपनी पूरी प्रोफेशनल जर्नी, जो भी काम करा होगा, वर्क लाइफ है, उसको हाईलाइट किया होगा, इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी रहता है। अंजलि, आपसे भी जानना चाहूंगा आपकी क्या राय है, क्योंकि आपकी और कथक की दोनों की बहुत एक्सपीरियंस है आप दोनों का इस फील्ड में। तो अंजलि, आपकी क्या राय है, कैसे चीज़ें बदल चुकी है? क्या सीवी, रेज्यूमे अभी भी महत्वपूर्ण है? मैं ये कहूंगी कि रेज्यूमे अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे कि दुनिया में इतना कुछ बदल रहा है विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, ये कहना कि पुराने तरीके से जैसे हम रेज्यूमे बनाते थे और जिस तरह से हम रेज्यूमे प्रिंटेड रेज्यूमेज लेके इंटरव्यूज के लिए जाते थे, मेरे ख्याल से वो चीजें बदल गई हैं। लेकिन रेज्यूमे आज की डेट में आपकी आइडेंटिटी है, एक तरह से वो आपको आपके बारे में अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी आइडेंटिटी को संभाल के और अच्छे से प्रेजेंट करें। लेकिन बदलते जमाने के साथ साथ, सोशल मीडिया के आने के साथ साथ, इस बात की भी जानकारी रखें कि आप इस इंफॉर्मेशन को, जो आपके रिज्यूमे है, किस तरह से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालेंगे। तो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट है, पर बदलते समय के साथ आप जो वाहन है रेज्यूमे को दूर दूर तक पहुंचाने वाले, उनको भी आपको इस्तेमाल करना जरूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी बात कही आपने अंजलि और कथक की, रेज्यूमे ज़रूरी है, उसका फॉर्म, उसकी यूज़ बदल गई है, उसे आप कैसे बनाते हैं वो बदल गया है, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। तो शो पर अब आगे थोड़ा उस पर बात करेंगे कि कैसे रेज्यूमे बदल गया है और उसे कैसे बेहतर बनाया जाए। तो कथक, पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि एक रेज्यूमे को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका ध्यान हमारे या मेरे रेज्यूमे पर आए, ना कि इतने हज़ारों रेज्यूमे जो वो देखते हैं उसमें मेरा रेज्यूमे स्टैंड आउट करे, उन्हें इंटरेस्ट होए मेरे रेज्यूमे में। वो कैसे किया जाए? करेक्ट। सो जो अंजलि जी बता रही थी, राइट, आज के ज़माने में वो पेपर पे ले जाने वाला रेज्यूमे या सीवी प्रॉबेबली थोड़ा ओल्ड हैं। अभी बहुत नए तरीके वो भी चलते हैं, और भी नए तरीके हैं। जैसे हमने काफ़ी बार देखा है, लोग वीडियो रेज्यूमे बनाते हैं, लोग क्रिएटिव फॉर्म्स ऑफ पोर्टफोलियोज, प्रोफाइल्स बनाते हैं। साथ ही साथ अभी रिसेंटली लिंक्डइन पे वायरल हुआ था, किसी ने
वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइन की जॉब के लिए वो कंपनी के लिए एक डिजाइन बना के भेजा और बोला कि मुझे आपके साथ जॉब चाहिए। तो बहुत सारे नए नए तरीकों से लोग अपनी पहचान बनाते हैं, पर वही है कि जो रेज्यूमे का फॉर्मेट है, अगर मैं आपको एक डेटा बताती हूँ, तो कोई एवरेज एम्प्लॉयर 45 सेकंड से ज्यादा आपका रेज्यूमे नहीं देखते इतना फास्ट, क्योंकि उनके पास हजारों रेज्यूमेज आए होते, राइट। तो इतने शॉर्ट टाइम में आपको उनका अटेंशन अगर ग्रैब करना है, तो आप बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट में आप अपने बारे में बताइए। जो जरूरी पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दीजिए, जैसे कि आपके स्किल्स हैं, कई बार आपके प्रीवियस कंपनीज, आपने पहले क्या जॉब रोल्स से, ऐसी चीजों को आप हाईलाइट कर दीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इससे एक तो आप अटेंशन सीक ग्रैब कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक चीज जरूर ध्यान रखें, हम काफी बार लगता है कि ठीक है ग्रामर तो ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स चलेगी, पर इन छोटी छोटी चीजों से आपका डिटेल ओरिएंटेडनेस दिखता है, और तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखिए। इससे भी एम्प्लॉयर का अटेंशन आता है कि चलो इसने अच्छे से बनाया, इसने अपनी पहचान, आप अपनी पहचान बना रहे हो, तो बहुत ही निष्ठा से इसको बनाइए और इस तरह से। और हाँ, ये प्रश्न एक्चुअली सुमित जी काफी अच्छा है, क्योंकि हमको बहुत बार लोग पूछते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ, अब फ्रेशर के तरीके से मैं क्या ही डालूं, मेरे पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। तो खास फ्रेशर्स के लिए मैं दो चीजें बताना चाहूंगी। एक तो है कि आप अपने रेज्यूमे में एक पर्सनल स्टेटमेंट या समरी स्टेटमेंट इंक्लूड करिए, जहां पे आप बताएं कि आप क्या करना चाहते हो, ऑफ कोर्स आप कंपनी के लिए क्या वैल्यू ला सकते हो, और उसमें आप ये भी हाईलाइट कर सकते हो कि आप लर्निंग के लिए कितने उत्सुक हो या आप कितने फास्ट लर्नर हो। जनरली यही चीजें कंपनीज देखती हैं। और एज अ फ्रेशर हमको कभी कभी लगता है कि अरे ये तो ठीक है, पर आपने जो भी प्रोजेक्ट्स करे, जो भी वॉलंटियरिंग वर्क करा हो, कुछ इंटर्नशिप्स करी हो, ट्रेनिंग करी हो, कुछ सर्टिफिकेशन किया हो, ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। साथ ही साथ अपने इंटरेस्ट भी हाईलाइट करें, तो आपका रेज्यूमे स्टैंड आउट करेगा बहुत सारे और रेज्यूमेज के बीच में। जी, तो अंजलि जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो अब हम, आपने भी कहा, कथक ने भी कहा अबाउट सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस क्या है आज के दौर में जब हम नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो बहुत सारे वेबसाइट्स है, लिंक्डइन है, naukri.com है, अलग अलग वेबसाइट्स है, अपना भी है, वहाँ पर भी हम हमारी प्रोफाइल बनाते हैं। तो फिर भी क्या एक रेज्यूमे होना, जो पहले वर्ड डॉक में होता था, पीडीएफ, या आजकल तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी यूज़ करते हैं, और जैसे आपने कहा कोई वीडियो एडिटर है तो वो शायद वीडियो सीवी भी बना दे, तो क्या वो सब भी यूज़फुल है, या मतलब सिर्फ ऑनलाइन इन वेबसाइट्स पर प्रेजेंस होना ही काफ़ी है, मुझे अलग से कोई सीवी या रेज्यूमे बनाने की ज़रूरत नहीं? मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रेज्यूमे आपकी आइडेंटिटी होती है। अगर आपने अपने बारे में लिखना नहीं शुरू किया है तो आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेंगे, राइट। और ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक फिक्स फॉर्मेट होता है, एंड आपको अपने आप को उस फिक्स फॉर्मेट में ही फिट करना होगा, जिस तरह से उन्होंने आपकी करियर हिस्ट्री को वहां पे डालना जरूरी समझा है। लेकिन आप एक रेज्यूमे में अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आप जैसे हो, आपका ऑथेंटिक सेल्फ या आपका जो अपना सेल्फ है, आप उसको लिखते हो और उसको अपने हिसाब से प्रेजेंट करते हो। वो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे लगता है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, वो भी एक नेसेसिटी है। तो आपको अपना रेज्यूमे, जिसे कहते हैं, एक आपका फाउंडेशन, एक पहला आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है, जो आपको हेल्प करता है ये सारी इंफॉर्मेशन को उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फनल करने में। आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस तरह से अपने बारे में लिखना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक फाउंडेशन डॉक्यूमेंट है जो हमेशा आपके पास होनी चाहिए। आपका एक रेफरेंस पॉइंट भी है, आप कभी भी जाकर के अपने रिज्यूमे देख सकते हैं, क्योंकि आप जब करियर में कई साल आगे बढ़ जाते हैं तो आपके पास वही एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है, जब आप 2 साल की एक्सपीरियंस वाले थे तो आपने क्या किया, ठीक है। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई बार बहुत ज्यादा आपको जगह भी नहीं मिलती अपने बारे में लिखने के लिए, तो उन लिमिटेशंस को मेरे हिसाब से रेज्यूमे का जो है टेक्स केयर ऑफ दैट। दूसरी चीज ये भी है कि आप ये देखिए कि जहां आज लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आपको जाके पिक करते हैं, हायर करते हैं, लेकिन फिर भी जब आपका इंट्रोडक्शन आज की डेट में किसी को देना होता है तो वो आपका एक मात्र डॉक्यूमेंट रेज्यूमे को देखते हैं। वो ये नहीं चाहते कि अच्छा आप 4 तरह की प्लेटफॉर्म्स में कैसे
कैसे दिख रहे हो। तो मेरे हिसाब से आपका इंट्रोडक्शन या आपकी आइडेंटिटी जो है, डिस्पाइट सोशल मीडिया के होने के बावजूद भी एक रेज्यूमे का होना निहायत ही जरूरी है। आपके पर्सनल रीजंस की वजह से आप किसी फॉर्मेट में फिक्स ना हो। और सोशल मीडिया में क्या होता है कि आप हर जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो आपकी पर्सनल जानकारी होती है। आप नहीं चाहते कि दुनिया भर के पास आपका घर का एड्रेस, आपका फोन का नंबर हो। तो आप क्या करते हैं कि ये चीजें आप रेज्यूमे में डालते हैं, और सोशल मीडिया की रीच बहुत ज्यादा है तो ये सबको दिखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन आपकी कॉन्फिडेंशियल रहे तो वो आप एक रेज्यूमे में ही रख सकते हैं। और डेटा प्राइवेसी के जैसे लॉज आ रहे हैं, उस हिसाब से और भी ज्यादा मुश्किलें आएंगी आगे चल के कि किस तरह से एक कैंडिडेट का डेटा शेयर किया जाए। सो मेरे ख्याल से उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रेज्यूमे का होना भी जरूरी है, और आप क्या इंफॉर्मेशन कैसे सोशल मीडिया पे डालते हैं ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी अंजलि, बहुत ज़रूरी बात कही आपने। शो में थोड़ी देर में और बात करेंगे कि सीवी में और कैसे उसे अट्रैक्टिव बनाया जाए, या बहुत ज़रूरी बात क्या न करें ताकि एम्प्लॉयर्स आपकी सीवी देखकर मतलब वो गुस्सा हो जाए या उन्हें नहीं जमे आपकी सीवी उनका अटेंशन कैसे ले सकती है, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले कथक, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। देखिए, जो वाइट कॉलर वर्कर्स है या स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, हम बहुत अच्छे सीवीज भी बनाते हैं, रेज्यूमेज बनाते हैं। लेकिन जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, जिन्हें अपना आपकी कंपनी हेल्प कर रही हैं, उनके लिए कैसे चीज़ें अलग है, उनके लिए रेज्यूमे क्यों ज़रूरी है और उन्हें कैसे बनानी चाहिए अपनी रेज्यूमे, क्योंकि उनके जॉब्स मतलब ज़्यादातर तो कई बार इंग्लिश में नहीं होते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में वो जॉब्स ढूंढते हैं। उनकी जो जॉब मार्केट है वो लेस ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड होती है। तो इस पर थोड़ा गाइडेंस दीजिएगा, थोड़ी सलाह दीजिएगा कथक। करेक्ट। सो सुमित जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि जो एंट्री लेवल जॉब्स होते हैं या जो राइजिंग वर्कफोर्स है, वो जॉब्स में मेन डिफरेंस यही होता है कि आपका जो वर्क है वो थोड़ा ज़्यादा रूटीन और रेगुलर होता है। और इसमें आप रेज्यूमे में क्या दिखाओगे, तो इसमें भी एक्चुअली बहुत ही अच्छे से आप अपना रेज्यूमे में, फॉर एन एग्जाम्पल आई जस्ट से कि एक बिजनेस डेवलपमेंट का वर्क करते हैं या कोई एडमिन ऑफिस का वर्क करते हैं, तो ऐसे रेज्यूमेज में आप अपने बारे में कंज्यूमेबल चीज़ें बता सकते हो। जैसे एक बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर बता सकते हैं कि मैंने लास्ट मंथ में या पूरे 6 महीने में 30 डील्स क्लोज कर दिए, या कोई अकाउंटेंट हैं तो बता सकते हैं कि मैंने कितनी P&L शीट्स अभी तक ऑडिट करी हैं या कितनी टैली करी हैं। तो अपने प्रोफेशन के बारे में, जैसे टेलीकॉलिंग हो गया, अगर आप कस्टमर सपोर्ट में वर्क करते हैं तो आपने कितने क्वेरीज सॉल्व करे हैं, कितने कस्टमर सपोर्ट क्वेरीज को आपने क्लोज किया, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन। तो मेरा कहना यही है कि जिस तरह का भी जॉब हो, उसमें आपके जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अगर आप बाहर निकाल सकते हैं तो वही देखते हैं, राइट। एज एन एम्प्लॉयर, अगर मुझे देखना है कि आप एलिजिबल हों कि नहीं, तो मुझे आपके बारे में, और आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आपने पहले क्या करा है वो अगर आप हाईलाइट कर सकते हैं तो दैट इज वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, एंड दैट्स आल्सो ऑलवेज वेरी यूनिक टू यू, राइट। सो दैट विल स्टैंड आउट फॉर यू। जी, ओके। अंजलि जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कहते हैं कई बार कि नौकरी ढूंढते वक्त क्या वर्ड ऑफ माउथ बेटर रहेगा, मतलब पर्सनल सिफारिश वो बेटर रहता है या रेज्यूमे भेजना? क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ में पर्सनल टच भी हो जाता है, एक वैलिडेशन, एक रिकमेंडेशन भी आ जाती है वर्ड ऑफ माउथ में, जो रेज्यूमे में हमें रेफरेंस चेक पहले नहीं मिलती। रेज्यूमे में लोग लिखते हैं कि रेफरेंस के लिए आप इनसे बात कर सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ एक बहुत ही स्ट्रांग चैनल है, और रेफरल सभी को पता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रेफरेंस से जो भी सीवी आती है उसको हमेशा थोड़ी ज्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि आप अगले के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो
वो बिल्कुल है, और मैं मानती हूँ कि वो एक क्रेडिबल सोर्स है हायरिंग के लिए। आज भी हायरिंग मैनेजर्स उसको ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन डिफरेंस यही होता है कि आप अगर एक रेफरेंस के थ्रू आए हैं, आपका काम किसी ने पहले देखा है और वो मानते हैं कि आपने अच्छा काम किया है, तो वो आपका इंट्रोडक्शन अगर करते हैं और आप इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ते हैं, तो प्रोसेस तो सेम ही रहता है। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सीवी आपका थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि आप जानकार सोर्सेज से आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो बिल्कुल मैं मानती हूँ कि एक सिंपल सीवी अगर आपकी पड़ी हुई है और एक रेफरेंस अगर आता है, तो दोनों में डेफिनेटली अंतर होता है। एंड इसीलिए आज की डेट में हम बात करते हैं नेटवर्किंग के बारे में, राइट, कि नेटवर्किंग कितना जरूरी है आपके काम काजी जीवन के साथ साथ। जितना आप लोगों को जानते हैं और आपका काम लोग जानते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। पर उसी तरह से अगर आप देखेंगे, जब रेफरेंस भी लोग आगे बढ़ाते हैं, ऑफ कोर्स अगर आप बहुत सीनियर हैं, आपको इंडस्ट्री में लोग जानते हैं, तो शायद सीवी की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, हजारों सीवीज आते हैं, हजारों लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, ऐसे में भी आपका एक इंट्रोडक्शन करने के लिए किसी को एक सीवी की जरूरत पड़ती ही है। वो सिर्फ एक लिंक, कोई भी सोशल मीडिया का लिंक नहीं डाल देंगे वहां पे, तो और वो उतना डिटेल और उतना बेहतरीन प्रेजेंट भी नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि यस, मैं अग्री करूंगी कि रेफरेंस एक बहुत बढ़िया सोर्स है, काफी वैलिड सोर्स है, क्रेडिबल सोर्स है। पर सीवी तब भी आपको चाहिए होता है, बिकॉज अंततः आपको अपने आप को प्रेजेंट करना ही है, आपको आखिरकार इंटरव्यू से गुजरना ही है, तो आप उस चीज से तो बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस तो होना ही है। तो मेरा ये मानना है रेफरेंस के बारे में, एंड ये मेरा विचार है। जी, जो अगला प्रश्न है, मैं पहले कथक आपके पास आऊंगा और फिर अंजलि आपके पास भी सेम क्वेश्चन लेकर आऊंगा कि देखिए, एक सीवी में देखते हैं हम किसी भी व्यक्ति के थोड़ी क्वालिफिकेशंस के बारे में पता चल जाता है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में पता चल जाता है, लेकिन एक्चुअल वर्किंग लाइफ काफ़ी अलग हो जाती है। जो सीवी में लिखा होता है, जो रियलिटी में जब वो पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो उनका एक्चुअल वर्क कल्चर, वर्क एथिक कभी कभी अच्छा होता है, कभी बुरा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। आपकी क्या एडवाइस रहेगी एम्प्लॉयर्स को कि वो जब सीवीज देखते हैं, रेज्यूमेज देखते हैं, तो वो भी किन चीज़ों पर गौर करें ताकि जो सही ये जो रिलेशनशिप हो जाए बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, ये अच्छे से स्मूथली हो, ताकि दोनों को अच्छे से आगे काम बढ़े, कंपनी में भी मुनाफा होए और सब चीज़ें स्मूथली चलें। तो कथक पहले आप कहिए, फिर अंजलि आप। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी सुमित जी, और हम जिन एम्प्लॉयर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मैंने यही समझा है कि ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन टच पॉइंट रहता है। तो एम्प्लॉयर्स यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस में एम्प्लॉयर्स रेज्यूमे को स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें से बाद में वो लोग नेक्स्ट राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज में डिटेल में जाते हैं। तो सिर्फ सीवी के बेस पे वो आपको जज नहीं कर रहे हैं कि आपको जॉब मिलनी चाहिए या नहीं, वो आपको बहुत सारे और मौके मिलेंगे। 2-3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज यूजुअली होते हैं। तो एम्प्लॉयर्स को यही फॉलो करना चाहिए, यूज रेज्यूमे और सीवी एज आपके। यूजुअली एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं कि मुझे ये 3 चीजें हों, ऐसे लोग चाहिए, इतना एक्सपीरियंस हो, इतना यहाँ से पढ़ाई करियो, या ये कंपनीज में वर्क कराओ, या ये रोल में वर्क कराओ। ये 3-4 चीजें आप एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया रखते हैं, इससे आप रेज्यूमे स्क्रीन करते हैं, और फिर आगे जाके वो कैंडिडेट को अपने बारे में बताने के बहुत सारे मौके मिलते हैं, जहां से एक्चुअल उसको जॉब मिलना चाहिए कि नहीं, वो जज उस सारी प्रोसेस से होता है। सो एम्प्लॉयर्स जनरली यही करते हैं, और या तो मैं अर्ज करूंगी कि ये इस तरह से रेज्यूमे को, सीवीज को प्रोसेस करें। और अंजलि जी, आपकी क्या राय रहेगी इसमें कि एम्प्लॉयर्स कैसे सीवी रेज्यूमेज को देखें ताकि उन्हें भी बेस्ट फिट कैंडिडेट मिले? मैं कथक की बात से सहमत हूँ कि रेज्यूमे एक फिल्टरिंग का प्रोसेस होता है, क्योंकि जैसे कि पहले भी हमने कहा, अगर स्पेशली वॉल्यूम्स में रेज्यूमे आ रहे हैं, तो आपको किसी न किसी थ्रेशोल्ड को बना करके वहां पे फिल्टर आउट करना है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज सोच बदल रही है। हर कैंडिडेट प्लग एंड प्ले कैंडिडेट नहीं होता है, जिसको आप लेके एक जगह से दूसरी जगह फिट
कर दें। और साथ ही साथ जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड इंक्लूजन की तरफ भी बढ़ रहा है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, उस हिसाब से मेरे ख्याल से रेज्यूमे का रोल लिमिटेड होना चाहिए एक स्क्रीनिंग तक। लेकिन एम्प्लॉयर्स को भी अपनी सोच थोड़ी बदलनी चाहिए कि हमेशा प्लग एंड प्ले ना देखें, क्योंकि एक कैंडिडेट के लिए भी जब वो जॉब पे आता है तो वो वही रूटीन वर्क, वही चीजें करना पसंद नहीं करेगा। वो चाहेगा कि उसको नई अपॉर्चुनिटीज मिले, कुछ नया सीखने को मिले। तो मेरे हिसाब से इस जगह पे थोड़ी सोच बदलने की जरूरत है कि हम सिर्फ उन्हीं टिपिकल चीजों को ना पकड़े कि उसमें ये स्किल लिखा है या नहीं, क्योंकि जितना आसान आपके लिए ये थ्रेशोल्ड बनाना है, उतना ही आसान एक कैंडिडेट के लिए उन्हीं चीजों को अपने सीवी पे लिखना है। आपको कैसे पता चलेगा कि इसका रेज्यूमे ऑथेंटिक है या नहीं? तो अगर हम चाहते हैं कि कैंडिडेट अपनी सच्चाई और अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करे सीवी पे, तो हमें भी एज एम्प्लॉयर्स ये जरूरी है कि हम एक थोड़ा होलिस्टिक अप्रोच लें एक कैंडिडेट को देखने का, ना कि सिर्फ उन्हीं जमी जमाई चीजों को जो हम सालों से देखते आ रहे हैं। तो ये मेरा मानना है और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में थोड़ी सोच इस तरफ बदलनी चाहिए। इससे इंक्लूजन भी आती है, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, कोई भी हो, हम उनको ज्यादा मौका देते हैं आज के जमाने में जॉब के लिए अप्लाई करने का। और आप ये नहीं जांच सकते एक इंसान की सीवी से कि उसकी पोटेंशियल कितनी है। और कई बार एक इंसान का बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशन, स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज ही काफी नहीं होती हैं, आपने कैसा कल्चर और कैसा एनवायरनमेंट दिया है वो भी जरूरी होता है। और ये आप लाइव एनवायरनमेंट में ही पता कर सकते हैं या किसी सिमुलेटेड या बीआई इंटरव्यू के थ्रू पता कर सकते हैं। तो ये मेरा विचार है कि थोड़ी सोच दोनों तरफ से बदलनी चाहिए इस एरिया में, और आगे जाकर के इससे फायदा ही होगा कंपनीज को, बोथ एंगेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के साइड से। तो हमने अब तो डूज के बारे में तो बात कर ली कि क्या करना चाहिए किसी एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर को भी, लेकिन अब मैं कथक आपसे और फिर अंजलि आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है या ऐसे कौन से डोंट्स हैं जो एम्प्लॉयर्स, जो अब एप्लीकेंट्स हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए अपने रेज्यूमे में या जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं? तो कथक पहले आप बताइए हमें। तो सुमित जी, इसके बारे में मैं 2-3 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। ये कैंडिडेट्स के लिए मेरी एक डीप रिक्वेस्ट है। पहली चीज, आपका रेज्यूमे या सीवी शॉर्ट रखिए। 4-5 पेजेस का रेज्यूमे मत करिए। सेंटेंसेस भी शॉर्ट रखिए, डिटेल्स भी लिमिटेड रखिए। दूसरा चीज, काफी बार हम ऐसे रेज्यूमे भेज देते हैं, इसमें आई रियली रेकमेंड कि आप रेज्यूमे के साथ एक छोटा सा कवर नोट या कवरिंग लेटर लिख दीजिए। जैसे अगर आप अपना प्लेटफॉर्म से अप्लाई करते हैं तो हम वहाँ पे हेल्प करते हैं कैसे वो नोट लिखना चाहिए। बट जहाँ पे आप पर्सनल मैसेज, पर्सनल आपका जो आप कहना चाहते हो एम्प्लॉयर को, वो बताइए कि मैं ये जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, मुझे ये जॉब ये कंपनी के साथ काम करना है और ये रहा मेरा रेज्यूमे। तो सीधा मत भेज दीजिए, एक वो है। और एक तीसरा पॉइंट है जो मैंने बहुत बार देखा है और ये काफी ध्यान रखना चाहिए। मैं कई बार देखती हूँ लोगों के जो ईमेल आईडीज होते हैं, imcool123@gmail और ऐसे कई ईमेल आईडीज होते हैं जो हम कॉलेजेस में यूज करते हैं। जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड ज्वाइन करते हो तो प्लीज अपने नाम के साथ वाला प्रोफेशनल साउंडिंग ईमेल आईडी नया बना लीजिए और यही शेयर करिए एम्प्लॉयर्स के साथ। इससे आपकी इंप्रेशन और आपकी सिंसियरिटी एस्टैब्लिश होती है। जी अंजलि जी, आपकी क्या राय, आपकी क्या एडवाइस रहेगी, कौन सी चीज़ें जिनसे दूर रहा जाए? मैं कहना चाहूंगी कि एक तो आप अपना रिज्यूमे को सिंपल रखिए। मैंने बहुत बार देखा है कई तरह के ग्राफ्स और बहुत कुछ लोग इंक्लूड कर लेते हैं, काफी कलरफुल बना देते हैं रिज्यूमे को, जो कि एक्चुअली जैसा कि पहले कथक ने भी बोला है कि 30 से 45 सेकंड अगर हम समय बिताने वाले हैं तो हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, हम आपके की अचीवमेंट्स पे ध्यान देंगे। तो मेरे हिसाब से लोगों को अपने की अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना चाहिए। कम लिखें, बहुत ज्यादा टेक्स्ट ना डालें, सिंपल रखें अपने रिज्यूमे को, तो ज्यादा ध्यान जाता है। और कुछ लोगों की आदत होती है अपने रिज्यूमे में अपना फोटो लगाने की, तो मैंने बहुत बार देखा है कि लोग कई साल पुराना फोटो अपने रिज्यूमे पे डाल देते हैं जो कि अभी रेलेवेंट नहीं होता है। एज ए एम्प्लॉयर हम जब उसे देखते हैं तो हमें उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन होता है कि ये सही है या नहीं। और प्लस कुछ लोग बहुत फोटोशॉप फोटोज डालते हैं तो आपकी रियल आइडेंटिटी समझ में नहीं आती, आप कैमरे पे कुछ और दिखते हो और रेज्यूमे पे कुछ और। तो मेरे ख्याल से उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और सच बोले रेज्यूमे में, मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत जरूरी है। कई लोग अपने रेज्यूमे को थोड़ा ट्वीक और रीराइट कर
करते हैं स्किल्स कॉम्पिटेंसीज मैच करने के लिए, पर सत्य यह है कि जब आप इंटरव्यू में बात करते हो तो पता चल जाता है कि आपको कितना आता है या नहीं। तो जितना ज्यादा सच और सही लिखें, सेल करें, खुद को अच्छे से लिखें अपने बारे में, लेकिन झूठ ना बोलें, मैं कहना चाहूंगी। अंजलि जी, एक्चुअली एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। शो के पहले आप और मैं बात कर रहे थे तो आपने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रेज्यूमेज, सीवीज। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के साथ ये शेयर करें, जो रेज्यूमेज शुरू कैसे हुए। ये बहुत ही डिबेटेबल चीज है और काफी गूगल करने के बाद हमने देखा कि लियोनार्डो डा विंची ने अपने बारे में सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट बनाया था लिखते हुए कि उनको अपने बारे में कहीं पे बात करनी थी और वहां से हिस्ट्री शुरू होती है रेज्यूमे की। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तब लोग कलम से रेज्यूमे लिखते थे, फिर कंप्यूटर पे लिखना शुरू किया और आज रेज्यूमे के पंख निकल आए हैं और वो डिजिटल हो गया है। तो मेरे ख्याल से ऐसे हिस्ट्री चलती आई है रेज्यूमे की और वो इंटरेस्टिंग है देखना। लेकिन ये सोचने की बात है कि उस उतने सालों पहले लिखा गया रेज्यूमे आज भी रेलेवेंट है, तो कोई ना कोई बात तो रेज्यूमे में होगी आपके आइडेंटिटी और आपके प्रेजेंटेशन के लिए। तो उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं आज की दुनिया में, मेरे ख्याल से उस पर सोचने लायक है कि ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। इसके बारे में कम सोचें कि रेज्यूमे अब इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे प्रेजेंट करेंगे, मेरे ख्याल से उस पर फोकस करने लायक है। बहुत धन्यवाद अंजलि जी आपका और कथक जी आपका। आज के शो में मेरे पास इतना ही समय है। ये थी हमारे साथ अंजलि रघुवंशी, चीफ पीपल ऑफिसर रैंडस्टैड इंडिया, और साथ में थी कथक मेहता, कम्युनिटी ऑप्स एट अपना। आज के शो में इतना ही और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने काफ़ी कुछ टिप्स लिए होंगे कि आपके रेज्यूमे को कैसे बेहतर बनाएं। अगर थोड़ा भी शो मिस हो गया होगा तो यूट्यूब पर जाइए, हमारा शो वहाँ भी अवेलेबल है। आज के शो में इतना ही। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।